सो हाय एवरीवन। मैं अमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन मैथ्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड पर। तो आज का एजेंडा है, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 में 15 अक्टूबर को हुई शिफ्ट 3 पेपर के क्वांट के 25 क्वेश्चन। ठीक है। और इस सेशन के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लर्निंग को मैं एनहेंस कर पाऊं और हम ये देखेंगे कि रियल टाइम सिचुएशन में और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका लेवल क्या है और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की बेस्ट मेथड, बेस्ट ट्रिक क्या होगी। ठीक है, कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो जो लोग भी पहली बार इस सेशन में आ रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इससे पहले वाले सेशंस भी जरूर देख कर आए। मैंने शिफ्ट 2 का भी रिव्यू, कंप्लीट एनालिसिस करवाया है, तो वो भी जरूर देखें। और इसको तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक डिटेल के साथ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, टिग्नोमेट्री से आया हुआ है cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15। अब देखिए ये तो एकदम बेसिक है। आपको cos स्क्वायर 30 क्या होता है? cos स्क्वायर 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने ये तो पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे थीटा क्या है? 15 डिग्री है, यहाँ भी 15 डिग्री है दोनों जगह। तो थीटा सेम है तो नीचे वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 1। अब फाइनली आप इसे सॉल्व करो तो ये क्या होगा? 3/4 माइनस 1/4 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा क्या? 2/4। तो 2/4 कितना हो गया मेरा? 1/2। ठीक, 1/2 आंसर इज ए। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। काफी आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए। एक बार कोशिश कीजिए कि आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है ना, उससे आपकी लर्निंग और बेहतर इंप्रूव होगी। तो क्वेश्चन ये है कि रीता इनकम इज 15% लेस देन रिचा इनकम, बाय व्हाट परसेंट रिचा इनकम मोर देन रीटा इनकम। तो अब देखिए यहाँ दो पर्सन दिए हुए हैं, एक है रीटा, एक है रिचा। और जिन लोगों ने अगर परसेंटेज की मेरी सीरीज नहीं देखी है तो वो परसेंटेज की सीरीज देखकर आए। अभी तक जितने भी सेशन आ चुके हैं उसमें मैंने ये बताया है कि 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15% को हम लिख सकते हैं 3/20। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो रीटा की इनकम है वो इतने परसेंट लेस है। अगर लेस है तो ये क्या हो गया? -3/20 टाइप का हो गया। ये -3/20 टाइप। ये कैसे आया? ये आप परसेंटेज की सीरीज जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये कंसेप्ट डिस्कस किया है कि 10% इंक्रीज होना, 10% डिक्रीज होना, या 15% इंक्रीज होना, 15% डिक्रीज होना। तो आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड देयर। तो 15% लेस है, तो 15% लेस है, मैं मान लेता हूं रिचा की इनकम 20 रही होगी। तो अब 15% कितना है? -3 का ड्रॉप है, यानी कि रीटा की इनकम कितनी रही होगी? 17। ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बाय व्हाट परसेंट रिचा इनकम इज मोर देन। अब पूछा जा रहा है कि ये कितनी ज्यादा है। तो ये ज्यादा कितनी है? ये +3 ज्यादा है ना। और +3 ज्यादा है तो +3 किस किस पे? 17 पे। तो ये फाइनली आ गया मेरा इतने परसेंट। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो आप डिवाइड कीजिए 300 अपॉन 17। तो 17 बन जा 17 एंड 3 130। देन इट इज कमिंग 17 7 टाइम्स 119, सो 1 1। तो आंसर आ जाएगा 17 11/17%। ठीक है। इंपॉर्टेंट कैच ये था कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। कोई भी आपको 100 वगैरह लेके करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वो टाइम वेस्ट करेगा आपका। ठीक। तो इसलिए आप बेस्ट सॉल्यूशंस पे और बेस्ट कंसेप्ट्स पे ही फोकस कीजिए, जिससे कि आप समय बचा पाएं और कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा पाएं। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस अप्रोचेस के साथ। तो आप बने रहिए। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 3 है तो आपको कॉस थीटा निकालना है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, हमने टिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1। अब इसको आप कंपेयरिंग कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये क्या होता है? a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी। तो इसको हम लेते हैं क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये हो गया फाइनली मेरा 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि
सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये कंसेप्ट था जो मुझे बताना था। ठीक है, अब देखिए ये अप्लाई कैसे करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, आपको ये पता लग गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर थ्री है तो यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा 1/3। हजारों बार इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब क्या करो आप, अब आपको चाहिए कॉस थीटा, यहां से आप सेक थीटा निकाल लीजिए, सेक थीटा का उल्टा करोगे तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप ऐड कीजिए, तो ऐड करोगे आपको टू सेक थीटा प्लस जीरो, ये तो जीरो हो गया, क्या हो जाएगा थ्री प्लस 1/3, तो ये क्या हो गया 10/3। अब उसके बाद आपसे सेक थीटा पूछा जा रहा है, सेक थीटा क्या आ गया 5/3, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक, अब आप बताओ सेक थीटा अगर ये है तो मेरा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा तो उल्टा होता है 1/सेक थीटा, यानी 1/5/3, तो यानी कि ये क्या हो गया 3/5। 3/5 कहाँ दिया हुआ है, सी, सी में आपको 3/5 दिया हुआ है। तो आई होप इसमें कंसेप्ट ये था, आपको समझ में आया होगा कि ये कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। मैं एक बार नोट डाउन करके लिख देता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपका एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1/x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, देखिए मैं इसमें आपको बिल्कुल बहुत ही क्लैरिटी के साथ और बहुत ही डिटेल्ड वे में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एकदम समझ में आ जाए चीज। ठीक है, कि हम किस तरह से अप्रोच करेंगे रियल टाइम एग्जाम में। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन समझिए, इन ए ट्राइंगल जी विद द सेंटर एंगल ए सी बी आपको निकालना है। ओके, एंगल ए जी बी आपको दिया हुआ है, ये अच्छा ये ए जी बी है। ओके, ए जी बी आपको 150 डिग्री दिया हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको ये सर्कल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सर्किल की जो कॉर्ड होती है, सर्किल की जो कॉर्ड होती है, अगर उसने सरकम सेंटर पे एंगल बनाया थीटा, अगर उसने सरकम सेंटर पे एंगल बनाया थीटा, तो वही कॉर्ड सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, मान लीजिए ये मेरा सेंटर है ओ, तो उसका डबल बनाएगी। और देख लीजिए उस यही कॉर्ड ने अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाया कुछ इस तरह से थीटा, तो यहाँ पे ये टू थीटा बनेगा। यही कॉर्ड ने अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाया इधर थीटा, तो इधर बनेगा टू थीटा। अब यही चीज का एप्लीकेशन इधर लगाइए, देखिए ये वाली मेरी कॉर्ड है, सॉरी कॉर्ड या फिर आर्क बोल दीजिए इसको, कॉर्ड वो सेम ही चीज है, ये मेरा कॉर्ड है। ठीक है, तो कॉर्ड बना रही थी। अब देखिए इसने सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बनाया, सरकमफ्रेंस पे इधर से हम समझ में आ रहा है कि सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर का आधा बनेगा। यहाँ टू थीटा था तो यहाँ कितना बनेगा थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर 150 डिग्री है तो यहाँ कितना बनेगा 150 डिग्री का आधा, दैट इज 75 डिग्री। तो 75 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, कॉर्ड बोल दीजिए या आर्क बोल दीजिए, इसको हम बोलते हैं आर्क और इसको हम बोलते हैं क्या कॉर्ड। ठीक, जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 16:1, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर पेरीमीटर। ओके, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 16:1। अब आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए एरिया जो है ना, आप किसी का भी निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, सर्किल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आप बोलो क्यूब से, क्यूब में आप निकालते हो टोटल सरफेस एरिया, आपको याद होगा, तो वो कुछ होता है सी ए स्क्वायर। आप अभी इन चीज को भूल जाइए, कांस्टेंट कंपोनेंट को, आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इससे मैं ये बोल पा रहा हूं कि एरिया जो है वो स्क्वायर कंपोनेंट होता है। सोच के देखो आप, स्क्वायर कंपोनेंट होता है। अब मैं निकालता हूं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सर्किल के केस में सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक है, क्यूब के केस में तो आपका पेरीमीटर क्या होगा, वो होगा मेरा 6 से। अब आप फिर वही कांस्टेंट को भूल जाओ। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर कंपोनेंट नहीं है। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि एरिया से अगर मुझे पेरीमीटर पे पहुंचना है तो मैं अगर इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो मैं सीधे यहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि इस कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा अभी। ठीक है, कि अगर आपका एरिया दिया गया है और आपको पेरीमीटर पे पहुंचना है तो आप क्या लोगे स्क्वायर रूट, क्योंकि पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर लेंथ कंपोनेंट है। पेरीमीटर क्या है, लेंथ कंपोनेंट है, बहुत ध्यान से समझिए। पेरीमीटर क्या है, लेंथ कंपोनेंट, और एरिया मेरा क्या है, एरिया मेरा स्क्वायर कंपोनेंट है।
ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। तो एरिया आपको दिया गया है 16:1। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसका आप लेंथ कंपोनेंट निकालिए, क्योंकि मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना तो पेरीमीटर है, और पेरीमीटर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लेंथ कंपोनेंट होता है, तो आप ले लो स्क्वायर रूट 4:1। दैट्स द फाइनल आंसर, दैट इज सी। आपको और कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, कि अगर आप फॉर्मूला लिखने जा रहे हो, फिर आप कोई वेरिएबल्स की वैल्यू निकालोगे, फिर आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखोगे, फिर आप उसमें वैल्यू पुट करोगे, ऐसा बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना है। कंसेप्ट यही है कि एरिया होता है स्क्वायर कंपोनेंट, पेरीमीटर होता है लेंथ कंपोनेंट। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, कि मुझे समझाना यही था कि लेंथ कंपोनेंट और स्क्वायर कंपोनेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको काफी इसमें मजा आया होगा और काफी आपने कुछ सीखा होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि ब्रैकेट किस तरह से ऑपरेट होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे। तो अगर आपने इसको ऑपरेट किया तो आप कैसे करोगे, 2 to 5 माइनस 42 माइनस 25 माइनस माइनस 18 माइनस 18 माइनस 13। ठीक है, हो गया ना, तो ये से ये निपट गया। अब -13 है, सो 25 प्लस 13 है, तो ये 38 है। अब 42 माइनस 38 करोगे आप। अब आप 42 माइनस 38 करोगे, क्योंकि देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 42 माइनस 38, सो 2 to 5 माइनस 4। ठीक है, सो 2 to 1। तो आंसर हो गया इसका बी बॉम्बे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कई सारे एस्पिरेंट्स गलती कर देते हैं, वो इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट किस तरह से ऑपरेट होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पॉज करके एक बार ट्राई जरूर किया कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशंस को देखें। ठीक है ना, उससे आपकी लर्निंग बेहतर होगी, काफी एनहेंस होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इफ 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 8 एंड ab इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमें इसमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2a प्लस 3b 8 है। अब आप मुझे बताइए, ये मुझसे कुछ स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, ये मतलब स्क्वायर टाइप की वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। तो ये बात 100% श्योर है कि मेरे को इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो आपको एक टर्म ये भी मिलेगा। स्क्वायर करके देखिए आप, 4a स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर। मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a मैंने माना है 2a और b माना है मैंने 3b, प्लस 2 into 2a into 3b इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 3 to 6 12ab इक्वल टू 64, इक्वल टू 64। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको बस, अब आपको क्या क्या पता करना था, अब आपको ए बी पता करना था। अब आपको ए बी पता करना था, ए बी तो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे पता नहीं करना था, ए बी दिया हुआ है, आपको पता तो ये करना था। तो ठीक है, तो आप लिख लीजिए 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12 into ए बी कितना है 5 इज इक्वल टू 64। तो ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 60 इज इक्वल टू 4, एंड 4 इज माई बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए ये सब एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा एक रिकॉल हो जाए आइडिया कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको एकदम ब्लाइंडली फील ना हो कि हम रिजल्ट लगा दिया और पता ही नहीं चल रहा है। ठीक, तो बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक एप्लीकेशन पे था, सिंपल स्क्वायर करना था, और फिर उसके बाद जो वेरिएबल्स आ रहे थे वो वेरिएबल की वैल्यू दी गई थी, ए बी इक्वल टू 5, 5 आपने पुट किया, आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। A man sold his furniture at a 25% gain. Had he sold it at 15% loss, he would have received 800 less. Find the cost price of the furniture. तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस 100 रही होती। ठीक, अब पहली लाइन क्या बोल रही है, अ मैन सोल्ड इज फर्नीचर एट 25% गेन, यानी कि उसको बेचा कितने पे गया, 125 रुपए में। 25% गेन हुआ ना, तो इसका मैं 25% निकाल दिया, जो कि 25 आया। 25 जोड़ के मैंने बेचा उसे, यानी 125 पे बेचा मैंने। अब हैड ही सोल्ड इट फॉर 15% लॉस, ही वुड हैव रिसीव्ड 800 लेस। यानी कि अब इसी चीज को अगर मैं 15% लॉस पे बेचता तो ये कितना, 85 पे।
अब देखिए इन दोनों के बीच गैप कितना है। गैप है 125 माइनस 85, दैट इज 40। ये 40 का गैप है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस गैप को? इस गैप को 800 दिया हुआ है। क्वेश्चन में इस गैप को 800 दिया हुआ है, यानी कि जब आपका गैप 40 है तो मेरा सीपी कितना है? 100। तो मेरा सीपी कितना है? 100। लेकिन जब आपका गैप हो गया 800 तो आपको पता लगाना है तब मेरा सीपी कितना होगा। आप मुझे ये बताओ कि ये कितना है 40 का? ये 20 टाइम्स है। तो फाइनली मेरा जो सीपी होगा वो इसका भी क्या होगा? 20 टाइम्स होगा, यानी कि मेरा 2000 होगा। दैट्स द राइट आंसर। समझ में आया? पहले मैंने सीपी एज्यूम कर लिया 100, उसको मैंने 25% गेन पे बेचा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 25%। अब एक कंडीशन दी जा रही है हैड ही सोल्ड एट 15% लॉस, यानी कि 85 में बेचा मैंने उसे। तो मेरे को गैप कितना मिल रहा है? ही वुड हैव रिसीव्ड इतने लेस। तो अगर 85 पे मैं बेचता तो मेरे को 40 का नुकसान होता, लेकिन क्वेश्चन में इस 40 के नुकसान को क्या बोला जा रहा है? 800 का नुकसान है। तो अगर जब यहाँ 800 का नुकसान होगा तो उसके हिसाब से मेरा सीपी कितना हो जाएगा? सीपी मेरा हो जाएगा 2000। ठीक है, सीपी मेरा कितना हो जाएगा? 2000। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने मेरी टेलीग्राम सीरीज ज्वाइन नहीं करी है टेलीग्राम में, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैंने ये क्वेश्चन करवाया है इसी टाइप में और उसका कंसेप्ट बताया फोर्थ प्रोपोर्शनल का। ठीक है, वो काफ़ी अच्छा मतलब ग्रुप है, मतलब जो क्वांट के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं पर डे क्वालिटी क्वेश्चंस मैं देता हूँ और फिर रात में मैं उसके वीडियो सॉल्यूशंस बना के अपलोड करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो कि वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी टेलीग्राम डाउट्स डिस्कशन के नाम से। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका? तो फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन हम कैसे निकालते हैं? ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रपोर्शन होता है ये। तो वो कैसे निकलता है? इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब आपको d निकालना था ना, तो d क्या होता है? b इंटू सी अपॉन ए, यानी कि शुरू के लास्ट के दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दिस। अब वही चीज हम इसमें अप्लाई करेंगे। फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है ना, तो आप 12 इंटू 15 डिवाइड बाय 10, तो 5 3 जा 5 2 जा 2 6 जा 18। सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिक, एकदम बेसिक रूल पे, डिविजिबिलिटी के रूल पे, कि आपको 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक, तो आप देखो पहला ऑप्शन लेते हैं, तो 8 7 15 15 3 18 18 5 23 23 और 9 31, बिल्कुल नहीं होगा। 31 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर देखिए 8 7 15 15 3 18 18 5 23 23 और 5 कितना होता है? 28, बिल्कुल नहीं होगा। 8 7 15 15 15 और 8 ले लिया 23 23 और 9 32 35, बिल्कुल नहीं होगा। डी ही होगा, क्रॉस चेक करके देख लो आप। 8 7 15 15 और 6 क्या 21 हो गया, 21 5 27। ठीक है, 27 आ रहा है, 27 इज डिविजिबल बाय 3। सो डी दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन था, आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री सेक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। एक्स की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ, 0 90 180 270 एंड 360। तो इसमें तो सारे ही होते हैं। इसमें हमारे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और ठीक है, रब कर देते हैं अब इसे। ठीक, तो इफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री सेक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब भी हम पेपर डिस्कस करते हैं तो उसमें आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, और जो आपको लगता है कि जो आप भूल सकते हो, उसको आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप एक कॉपी में अगर आप उसे नोट डाउन करते चलोगे तो आपकी मेन एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी, आपको बार बार वीडियो आके देखना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए अगर टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री सेक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो है, तो
आपको निकालना है एक्स। ओके, क्वाड्रेटिक दिख रहा है ये। तो इसका मेथड नंबर वन आप क्या करोगे, आप वेरीफाई करो ऑप्शन से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 0 डिग्री इसका आंसर है। हो सकता है नहीं भी हो सकता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। जीरो, आप जीरो रखो इसमें। 10 0 0 होता है, 3 सेक 0 1 होता है, यानी कि -3 +3 सेटिस्फाई कर गया ये, यानी कि यही आंसर होगा। ठीक है, ये इसका पहला तरीका है। अगर आपके पास टाइम कम है, मात्र 5 से 10 सेकंड का आपका टाइम है, पेपर सबमिट होने वाला है, तो आप इसी के थ्रू जाइए। ठीक। अब सवाल है, कई लोग बोलेंगे कि चलिए आपने ये तो बता दिया कि अब देख लेते हैं कि इसको हम बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। तो आप देखिए 1 + tan² x क्या होता है, sec²x। तो आप tan²x की जगह आप क्या लिख सकते हो, sec²x -1 -3 sec²x +3 = 0। सो -2 sec²x +2 = 0, -2 sec²x = -2, और sec²x क्या हो गया 1, sec²x क्या हो गया 1। तो इससे मेरा sec x क्या आ गया 1, यानी इससे मेरा x क्या आ गया 0 डिग्री। ठीक है। तो बेसिक भी इतना कोई चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप सीधे वेरीफाई करने जाइए। ठीक है। और वरना बेसिक भी इतना कोई चैलेंजिंग नहीं है, टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। सिंपल आपको वैल्यू पुट, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यू आप पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज करके इसे भी आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इफ x + y = 15 एंड xy = 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। तो अब देखिए, इसमें आपको x - y निकालना है, और आपको दिया गया x + y और xy। अब मैं अगर ऐसा करूं, ऐसा अगर मैं कर सकता हूं कि x - y को मैं x + y और xy की अगर टर्म में लिख पाता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं x - y को, अगर मैं x + y और xy के टर्म में लिख पा रहा हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरे को सीधे वैल्यू दी गई है, मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करना पड़ेगी। और आप देखो, मैं कुछ लिख रहा हूं, x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर -4xy। क्या ये मैंने सही लिखा है? सोच के देखिए, आप ट्राई कीजिए, इसको खोल के देख लेते हैं अपन कि ये क्या था। ये था x² + y² -2xy। क्या यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है? आप सॉल्व कीजिए, x² + y² + 2xy -4xy। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, -2xy। इसका मतलब ये मैंने सही लिखा है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में, कि इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो x - y को। तो आपको x + y की वैल्यू दी जा रही है 15² -4 × xy की वैल्यू दी जा रही है आपको 14। ठीक है, तो 15² क्या होता है 225, एंड 14 4 जा क्या होता है 56। तो फाइनली मेरा 225 एंड 56 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 169। 169 ये वैल्यू क्या है, ये x - y² की वैल्यू है, यानी कि x - y की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ले लीजिए 13, एंड 13 इज डी दिल्ली। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन दैट द मीन ऑफ 5 नंबर इज 28, इफ वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड द मीन गेट रिड्यूस्ड बाय 23, डिटरमाइन द एक्सक्लूडेड नंबर। ठीक है। तो इसमें आपको मीन दिया गया है, यानी कि एवरेज दिया गया है 5 नंबर का, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं सम उन 5 नंबर का कितना होगा, तो 28 × 5 दैट इज 140, दैट इज 140। अब इसमें वन ऑफ देम नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, यानी पहले 5 नंबर थे और अब कितने हो गए, सम 1 सम 2 मैं लिख दे रहा हूं, अब हो गए 4 नंबर। अब कितने नंबर हो गए, 4 नंबर। और आपका जो मीन है, आपका जो एवरेज है ना, वो आपका रिड्यूस हो गया बाय 5। यानी पहले कितना था, पहले तो आपका 28 था, पहले आपका 28 था, अब 5 रिड्यूस हो गया तो कितना हो गया 23। तो टोटल सम कितना आया 23, दैट इज 92। ठीक है। अब ये किस कारण से आया, ये उस कारण से आया कि एक वो बंदा तो था, एक बंदा या एक नंबर वो चला गया, वो चला गया, तो हमें वही निकालना है। तो वो कितना लेकर गया, 140 - 92 दैट इज 8 एंड 4, 48 वो नंबर था। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था, माइनस कर दो आप, 48 वो नंबर था। ठीक, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अ ब्लैंकेट इज सोल्ड एट 680 एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%, फाइंड द प्रिंटेड प्राइस। यानी एक ब्लैंकेट है, उसको 680 में बेचा गया है, डिस्काउंट लगाने के बाद, डिस्काउंट लगाने के बाद मतलब उसकी कोई एक्स प्राइस रही होगी, उस पर आपने 15% और 20% का डिस्काउंट लगाया, ठीक। उसके बाद उसकी जो प्राइस है वो 680 हुई है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, इस स्टेटमेंट को पढ़ के मैं ये अंडरस्टैंडिंग तो ले पा रहा हूं कि जो ओरिजिनल प्राइस रही होगी वो 680 प्लस रही होगी, ठीक है। यहां पे इसकी यूटिलिटी इतनी नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको 680 प्लस ही दिए हुए हैं। मान लीजिए एक आध ऑप्शन आपको 400 या 500 दिया होता तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव मेरा ये है बताने का कि आपको इस तरह की थिंकिंग डेवलप करनी है कि अगर डिस्काउंट होने के बाद आपकी 680 बन रही है, तो यानी कि डिस्काउंट से पहले आपकी जो प्राइस रही होगी वो 680 प्लस रही होगी। अब इसको करने के दो तरीके, पहला तरीके पे जा रहा हूं मैं, ठीक। पहले तरीके पे, मेथड वन, शॉर्ट में मैं लिखता हूं M1, ठीक है। तो पहले तरीका है, आपको अगर इसकी और क्लैरिटी लेना है तो आप परसेंटेज का लेक्चर देखिए, ठीक है। वहां पे सक्सेसिव परसेंटेज मैं बताऊंगा, तब जाके आपको और क्लैरिटी आएगी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए सक्सेसिव परसेंटेज का, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। पहले तो आप ये समझिए 15% क्या है, 15% होता है 3/20, ठीक है। और 20% क्या है, 20% है 1/5, ठीक है। 20% 1/5। अब आपका जो 15% है, इसमें बोला जा रहा है ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, इसका मतलब ये -3 का ड्रॉप है। यानी 20 अगर मेरी ओरिजिनल है, 20 अगर मेरी ओरिजिनल है तो 3 कम होने के बाद वो कितनी हो जाएगी, 17। फिर 20% का ड्रॉप है, 20% का ड्रॉप का मतलब ये है कि एक का ड्रॉप है, यानी शुरू में अगर 5 है, फिर एक का ड्रॉप होके ये 4 हो गई, एक का ड्रॉप होके 4 हो गई, ठीक, ठीक है ना। हो सकता है ये पहली बार किसी को समझ में ना आ रहा हो, परसेंटेज में मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं काफी इस पे एग्जांपल कराऊंगा। ये कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट इन परसेंटेज, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज, तो वहां पे हम काफी सारे ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे परसेंटेज के, 5% और 10%, फिर हम पढ़ेंगे ऐसे 20% और 25%, ठीक है ना। अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं दूसरी अल्टरनेट अप्रोच भी बताऊंगा आपको। तो ये 20% आपका 3 का ड्रॉप हुआ तो 20 से 17 हो गया, फिर आपका 5 से 4 हो गया, यानी इनिशियली आपका 100 का इफेक्ट था, अब कितना हो गया, 68, ठीक है, नेट इफेक्ट। अब क्या है, सोल्ड करने पे इस 68 की वैल्यू की सॉरी इस 68 की क्या वैल्यू दी जा रही है, 680 दी जा रही है, यानी कि इंटू 10 करना पड़ेगा। तो इनिशियली कितनी रही होगी, इनिशियली भी 10 टाइम्स रही होगी, यानी इनिशियली कितनी रही होगी, 1000 रही होगी, इनिशियली कितनी रही होगी, 1000 रही होगी, ठीक है। ये इसको करने का पहला तरीका। अब चलिए, जिसको अगर नहीं आ रहा तो मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ। दूसरा तरीका आप याद रख लेना, ट्रिक इंपॉर्टेंट है, वो भी सीख लीजिए, ठीक है। देखिए, कभी भी अगर आपको 2% दिए गए हों, कभी भी आपको 2% दिए गए हों, और अगर आपको उनका सक्सेसिव निकालना है, तो सक्सेसिव होता है उनका, मान लीजिए ए और बी 2% दिए गए हैं, तो उनका सक्सेसिव होता है a+b+ab/100, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको वो चीज ऐड हो रही है तो आप प्लस साइन लोगे, और अगर वो चीज माइनस, अगर वो चीज कहीं डिस्काउंट हो रही है तो आप माइनस साइन लोगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसमें डिस्काउंट दिया गया है 15% और 20% का, यानी कि 15% और 20% का नेट इफेक्टिव चेंज कितना होगा, हम अगर ये पता लगा पाए तो हम ये पता, क्योंकि नेट इफेक्टिव चेंज जो है वो इस वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। आपने एक आर्टिकल था, फिर से सुनिए, एक आर्टिकल था, उस पर आपने 15% डिस्काउंट लगाया, फिर आपने 20% डिस्काउंट लगाया, उसके बाद उसकी जो वैल्यू आ रही है उसमें जो परसेंटेज चेंज है वो परसेंटेज चेंज 680 को करस्पॉन्ड करेगा। तो मैं उससे क्या करूंगा, उससे मैं ओरिजिनल पता लगा लूंगा, क्योंकि 100% ही करस्पॉन्ड करेगा ओरिजिनल वैल्यू को। तो आप अप्लाई कीजिए, -15 -20 फिर प्लस -15 इंटू -20/100, तो ये हो गया -35 और 5 3, तो -32, ठीक है। -32% का ड्रॉप हुआ, ये -32% का,
-32% का, इसका मतलब नेट इफेक्टेड प्राइस कितनी है, 68% है। अब 68% की वैल्यू क्या है, 68% की वैल्यू क्या है, 680। 68% की क्या वैल्यू है, 680 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो यानी कि 1% किसको करस्पॉन्ड कर रहा होगा, 1% 10 को करस्पॉन्ड कर रहा होगा, यानी 100% कितने को करस्पॉन्ड करेगा, 100% 1000 को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो इस अप्रोच के थ्रू भी आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है, जो उसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो अप्लाई कीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। फाइंड द area of largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius 4 in square centimeter। तो एरिया ऑफ, ओके, तो हम एक सेमी सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है ना। हैंड ड्राइंग मत देखिएगा, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो भावनाओं को समझें। ठीक, तो सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 4, और ये 4, ये सेंटर होगा। अब आपको लार्जेस्ट ट्राइंगल बनाना है that can be inscribed in a semicircle। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि कभी भी अगर लार्जेस्ट ट्राइंगल आपको इन सेमी सर्कल, आपको सेमी सर्कल में बनाना होगा, तो वो लार्जेस्ट ट्राइंगल हमेशा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मैं एक बार रब करके लिख दे रहा हूं, रुकिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये, सीखने लायक है इसमें, कि नोट करके लिख लीजिए आप, कि लार्जेस्ट triangle inside a semicircle, inside a semicircle is, largest triangle inside the semicircle is right angle, right angle isosceles triangle। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, तो अब बनाते हैं, कैसे बनेगा, हैंड राइटिंग, रुकिए एक मिनट, कुछ ऐसे बनेगा ये, जिसकी ये दोनों साइडें बड़ी होंगी, बराबर होंगी, और ये पूरा 8 है क्योंकि 4 4 है मेरी रेडियस। तो अब आपको ये भी पता होगा कि अगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये a√2 होगा। ठीक है, और ये चीज, ये साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है, तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, 8, यानी कि a√2 की वैल्यू कितनी है, a, तो a की वैल्यू आ गई 8/√2। अब मेरा एरिया क्या होगा, एरिया होगा, एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बराबर है, तो हाफ 8/√2, 8/√2, तो ये मेरा हो गया 64/2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया 32 16। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 16, दैट इज ए। अच्छा क्वेश्चन था, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो लार्जेस्ट ट्राइंगल आप इंस्क्राइब्ड होगा वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In a triangle ABC, in a triangle XYZ, okay, G is the centroid, G is the centroid and XL is median। ठीक है, with length इतना, find the length of XG। ठीक है, बनाते हैं, ये एक ट्राइंगल है XYZ। ठीक है, G सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, तो ये मेरा G सेंट्रोइड है। और आपको ये भी, एन XL इज द मीडियन, XL एक मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन है, तो ये मीडियन क्या करती है, मीडियन अपोजिट साइड को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एक्सेल की लेंथ आपको दी गई है। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें कि जो सेंट्रोइड होता है वो लाइन को, मिडन वाली जो लाइन है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 यूनिट की वैल्यू 18 दी गई है, 2 + 1 क्या है, 3 है, 3 क्या है, एक्सेल, एक्सेल की लेंथ रेशियो में, और वो 3 की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 18, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, यानी कि एक्स जी निकालना है ना, एक्स जी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 को, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, जब 1 की 6 है तो 2 की होगी मेरी 12। ठीक है, तो 12 ही पूछा जा रहा है। और अगर आपसे पूछा जाता है जीएल, तो जीएल आप बोलते हैं 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक,
Rakesh walking at the speed of 8 kilometer per hour crosses a bridge in 30 minutes. What is the length of bridge in kilometer? ठीक है, राकेश वॉकिंग एट द स्पीड, ओके, तो लेंथ इसमें निकालना है ना, मतलब अब तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है 8, फिर उसके बाद टाइम कितना लगेगा 28/60, 1/2, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था एकदम, 4 किलोमीटर, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, 18 क्वेश्चन हो गए। In how many years will a sum of 5,000 yield a simple interest of 2,000? Simple interest क्या होता है? At a rate of 10%. P into R into T upon 100. अब देखिए सम आपका कितना दिया गया, प्रिंसिपल 5,000, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो आप पुट करो यहाँ 2,000, यहाँ पे होगा 5,000, रेट 10, टाइम कितना हो गया 100। तो ये तो सिंपल है यार, काट दो आप, काट दो, तो टी कितना हो गया 4, तो ये मेरा सी है। ठीक है, अब इन अ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड एक सीकेंट है, ओके, जेड टी इज टेंजेंट, आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टी पे है ये, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है ना, भावनाओं को समझें, डायग्राम पे फोकस ना करें, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं बना। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लीजिए ये मेरा P है, ये मेरा T है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अच्छे से देख लीजिए आप, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, एक बार पूरी लेंथ लेना है, एक बार यहां से लेंथ उठाना है। ठीक है, तो अब वही प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करते हैं। अब आप इसमें देखो, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, जेड टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स इंटू वाई जेड, जेड एक्स इंटू वाई जेड। इसका मतलब आपका देखिए जेड टी स्क्वायर क्या हो गया 6 स्क्वायर, और जेड एक्स क्या है, जेड एक्स है आपका 4 प्लस एक्स, और वाई जेड कितना है 4, तो मेरा हो गया 36, 4 प्लस एक्स इंटू 4, तो 4 से 4 को ये कट जाएगा 9 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो बी बॉम्बे है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक प्रॉपर्टी पे था, एसएससी में, प्री मेंस में और बाकी एग्जाम्स में इस प्रॉपर्टी पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रीड कीजिए। हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू प्लग 50 एकड़ ऑफ लैंड इन 10 days इफ 15 मैन रिक्वायर्ड 6 days टू प्लग 10 एकड़ ऑफ लैंड। ठीक, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, ये क्या होता है, ये वर्क होता है, ये मैन हो गया, ये डेज हो गया, ये आवर हो गया। ठीक, तो हाउ मैनी मैन, मान लीजिए एम मैन लगेंगे, विल बी रिक्वायर्ड टू प्लग 50 एकड़ लैंड, 50 एकड़ लैंड है ये, इन 10 डेज। अगले में क्या दिया जा रहा है, इफ 15 मैन रिक्वायर्ड 6 days टू प्लग 10 एकड़ ऑफ लैंड, तो आपको एम निकालना है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 5 2 जा 2 3 टाइम्स, तो 45 लगेंगे, तो आंसर हो गया ए। सिंपल था, इस कंसेप्ट पे बेस था। ठीक, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ट्राई कीजिए पॉज करके। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए बी सी की आपको वैल्यू दी जा रही है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ठीक है, देखिए इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड दो तीन एक्सप्रेशन बनते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वो वाला एक्सप्रेशन बता रहा हूँ जो इसमें यूज होगा, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन को आप नोट डाउन करके रख लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक, अब देखिए, अब आपको सिंपल सा इसी की अब आपको निकालना तो यही है। अब देखो आप, हाफ 355 प्लस 356 प्लस 357
फिर आप गैप लोगे तो आप a माइनस बी में गैप लीजिए, एक का गैप है तो एक का स्क्वायर। फिर इन दोनों के बीच आप गैप उठाइए, वो भी एक का स्क्वायर, मतलब वो -1 का स्क्वायर है। फिर आप इन दोनों के बीच गैप लीजिए तो वो कितना हो जाएगा, -2 का, सॉरी 2 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो गया, 1/2। इसको आप ऐड कीजिए, 355, 356, 357। तो इसको ऐड करने का या तो आप सिंपल तरीके से ऐड कर लीजिए या दूसरे तरीके से आप सबको 350 350 350 मान लीजिए। तो अगर आपने सबको 350 माना, ठीक है, तो 1050 तो आ गया। अब बचा क्या, 50 में ये 5 आप ऐड कीजिए, फिर 50 में ये 6 आप ऐड कीजिए, फिर आप ये 7 ऐड कीजिए। तो 6 5 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18। तो 18 6 1068, 1068। ठीक, तो अब आप देखिए 1068, ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो आप इससे इसको काट दीजिएगा 3 गुना। तो 1068 इंटू 3, तो 8 3 24, 4 यूनिट डिजिट में होना चाहिए, 4 यूनिट डिजिट में आना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, आगे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये रियल एग्जाम का क्वेश्चन है। आप देखिए, पता चला आप इसको पूरा सॉल्व करने लग गए, आपका टाइम टाइम चला जाएगा, आपके 2 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजों को आप बहुत ढंग से याद रखिए, इसलिए मैं इन सब चीजों पे ज्यादा जोर देता हूँ। ठीक, इधर दिख गया था क्योंकि 4 ही था। आप इसको अब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, वही आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। DI आ गई है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग बार ग्राफ, केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द बर्थ रेट ऑफ, एक देखिए ये एक दिया गया है आपका ग्राफ, इसमें आपका बर्थ रेट दिया गया है डिफरेंट कंट्रीज ABCDEF, एंड बर्थ रेट पर 1000, यानी 1000 दिया गया है, यानी कि 15,000 है, 16,000 है, 20,000 है, इस तरह से है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, बर्थ रेट ऑफ कंट्री सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ बर्थ रेट ऑफ कंट्री ई। ठीक है, यानी सी की जो बर्थ रेट है, अब देखिए क्योंकि ये 1000 में है तो वो 00 मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो 00 अलग से कॉमन अपन ले लेंगे। तो अपन सीधे लेते हैं 20। बर्थ रेट कितना है, 20, 20 के होगा, कोई कैंसिल हो जाएगा वो। ई में भी आप 20, ई में भी आप 1000 लोगे, सी में भी आप के लोगे। देखिए ई में कितना है, 33 के है, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 00 मैंने नहीं लिया। तो फाइनली ये आ गया कितना, 20/33। तो आप इसको डिवाइड करो और परसेंटेज में आपको निकालना है तो इंटू 100 कर दो आप, ठीक है। तो ये 6 टाइम गया। अब जैसे ही आपने देखा ये 6 टाइम जा रहा है, क्योंकि देखिए आपको दिखा कि नहीं दिखा, मेरे को दिख गया, अगर 33 इंटू 7 टाइम्स में जाऊंगा ना तो मैं 200 से ज्यादा हो जाऊंगा। अगर मैं 200 से ज्यादा हो गया और मेरे को जाना नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं 7 वाला और ये भी नहीं होगा, ठीक। ऐसे आपका दिमाग चलना चाहिए। अब आ गए 6, तो 6 हो गया, 6 3 18, 198, 2, फिर 0 है तो फिर यहाँ पे 0 एक और आ जाएगा। फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि दिख गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन बार ग्राफ द व्हाइट बार शोज द इनकम एंड ब्लैक बार शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। आई थिंक बार शोज द इनकम एंड व्हाइट बार शोज द इनकम एंड ब्लैक बार, आई थिंक यहाँ पे शायद होगा ऑरेंज, यहाँ पे होगा शायद ऑरेंज बार शोज द एक्सपेंडिचर एंड ब्लू बार, यहाँ पे हो सकता है ब्लू लिखा हो, ब्लू बार शोज द इनकम, ठीक है। द परसेंटेज एक बार करके देख लेते हैं, अगर नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। द परसेंटेज डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंपनी फ्रॉम 2002 टू 2001, यानी 2000, तो आपसे इनकम की बात की जा रही है, इनकम किसमें, ब्लू बार में है। तो 2002 में क्या इनकम थी, और परसेंटेज डिक्रीज इन 2002 एज कंपेयर 2001। अच्छा, तो 2001 में कितनी इनकम थी, 30 थी। 2001 में कितनी थी, 30 थी। और 2002 में कितनी है आपकी, 2002 में आपकी 25 है, क्योंकि ब्लू बार क्या है, ब्लू बार इनकम का है, ठीक है ना। करके देखते हैं, मुझे लगता है यहाँ ब्लू ही रहा होगा। तो 2001, ये 2002, इनकम पे बात कर रहा हूँ, ब्लू बार इनकम का है
और ऑरेंज बार एक्सपेंडिचर का है। तो 2001 यानी कि 30 और 2002 यानी कि 25। तो ये आपने कैंसिल किया 6 और यहाँ पे 5 आया। तो ये कितना डिक्रीज हुआ है? ये डिक्रीज हुआ है -1/6। जिनको नहीं समझ में आया वो परसेंटेज की लेक्चर सीरीज जाके देखें, वहां मैंने काफी डिटेल में ये सब चीज समझाई है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना डिक्रीज हुआ? कोई चीज अगर 6 से 5 हो रही है तो एक का ड्रॉप हो रहा है 6 पे, एंड -1/6 क्या है? स्टैंडर्ड परसेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 16.66% या 16/2/3%, 16/2/3%। तो आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, तो देखिए ये स्टैंडर्ड परसेंट की कितनी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। इसलिए मैंने इसको परसेंटेज की लेक्चर सीरीज में काफी डिटेल में बताया था। काफी सारी परसेंटेज को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहां जाके आप इसको देखिए, आपको बहुत और क्लैरिटी मिलेगी। वहां पे और भी स्पेशल तरह के परसेंटेज मैंने डिस्कस करे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसको भी आप वही मान के चलिए। इसको आप, ये मेरा क्या है? ये मेरा है ब्लू बार और ये मेरा क्या है? ऑरेंज बार। ठीक है, द इनकम इन 2001 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर। द इनकम इन 2001, द इनकम इन 2001, ओके, इनकम बोला जा रहा है आपको 2020 में, वाज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इन विच ईयर। अच्छा, तो इनकम क्या है? इनकम ब्लू बार है, तो 2001 में ब्लू बार 30 है। अब ये पूछा जा रहा है ये एक्सपेंडिचर किस साल के एक्सपेंडिचर के बराबर है, यानी कि 30 आपको और कहाँ दिख रहा है ग्राफ में? तो 30 मेरे को शायद 2004 में दिख रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या था? एक्सपेंडिचर ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम। तो पूछा ये जा रहा है इनकम इन 2001 वाज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इन विच ईयर। तो एक्सपेंडिचर वो 2004 का। ठीक है, तो ये तो ओरल था, बस विजुअलाइज करना था और हो गया था। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के डिस्कशन का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2001 टू 2002 डिक्रीज कितना हुआ? एक्सपेंडिचर क्या बताता था? एक्सपेंडिचर हो रहा था आपका ऑरेंज और इनकम हो रही थी आपकी ब्लू। तो एक्सपेंडिचर 2001 से 2002 में, तो एक्सपेंडिचर आपका ऑरेंज है, तो 2001 में आप देखो 20 है। ठीक है, और 2002 में कितना है? 15 है। तो डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज हुआ है ये -5 का 20 पे, तो -1/4 का डिक्रीज है, यानी कि 25% का डिक्रीज है। 25% का डिक्रीज है। तो आई थिंक इसमें ये दिया हुआ है बी बॉम्बे। ठीक है, सो ये हमारे थे 25 क्वेश्चन 15 अक्टूबर शिफ्ट 3 के। ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाए तो पेपर काफ़ी बैलेंस था और काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस भी डाले गए थे, कुछ इजी भी थे। जैसे आपका टिग्नोमेट्री का एक इजी था, सर्किल की प्रॉपर्टी पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन डाला गया था, एलजेब्रा पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको रिजल्ट नहीं पता है आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के तो काफ़ी सिंपल थे। सक्सेसिव परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन था, वो काफ़ी अच्छा था, वहां पे आपको नेट इफेक्ट देखना था। ठीक, नेट इफेक्ट आपको देखना था। बाकी जो डीआई है वो काफ़ी आसान थी, डीआई बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं लगी मुझे। और पूरा खेल उसमें परसेंटेज पे ही था। ऑल्सो ओवरऑल पेपर को मैं बोलूँगा इट्स अ प्रिटी मच बैलेंस्ड पेपर और रिलेवेंट है ये। अगर एक आवर में अगर आपको 25 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 25 अगर CHSL के करने हैं, तो अच्छा था। मतलब ठीक पेपर था, करने लायक पेपर था। और इसमें अगर आप खुद इवेल्युएट कर लीजिएगा कि आपने कितने इसमें सही किए, कितने इसमें गलत किए। ठीक, उस बेसिस पे। और सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अगले सेशन में एक नए पेपर डिस्कशन के साथ। और उम्मीद करता हूँ आपने आज के सेशन में काफ़ी कुछ सीखा होगा। ऐसे ही हम आने वाले सेशंस लेकर आते रहेंगे और आप अपनी लर्निंग इन्हेंस करते रहिए और फोकस रखे आप तैयारी कीजिए। ओके, सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।